बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने वाला बयान देकर के खलबली मचा दिया है। शुक्रवार को फिर से उन्होंने ऐसा ही बयान दिया है। हालांकि इस बार के बयान में वे डर से चुनाव कराने की बात करते दिख रहे हैं। दरअसल जब नीतीश कुमार रत्न सदा के शपथ ग्रहण समारोह से लौट रहे थे तो फिर उनसे मीडिया कर्मियों ने समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने को लेकर के पूछा है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वे तो ऐसे ही कह रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी इशारों में कहा है कि बीजेपी डर करके ऐसा कर सकती है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि विपक्षी एकजुटता की मीटिंग को देखते हुए उन लोगों को यानी कि बीजेपी को लग रहा है कि कुछ बड़ा होगा और उनको चुनाव में ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए वे पहले भी चुनाव करा सकते हैं। हम तो ऐसे ही कह रहे थे, जहां मेरा कहने का मतलब कोई ठोस सबूत नहीं है, बस ऐसे ही हम कह रहे थे। हमने ये थोड़ी ही कहा था कि वे पहले ही चुनाव करा देंगे। हालांकि इसकी संभावना पूरी रहती है, इसीलिए मैंने सभी पार्टियों को अलर्ट कर दिया है कि आप समझ लीजिए, आप सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तभी बीजेपी से मुक्ति पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घर बनाना अगले महीने से महंगा हो सकता है। बिहार में 1 जुलाई से बालू के खनन पर रोक लगने वाली है। ऐसे में बालू के दाम बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर घर के निर्माण कार्य पर पड़ सकता है। साथ ही ऐसे में बालू की कालाबाजारी और फिर किल्लत बढ़ने के भी आसार जताए जा रहे हैं। बारिश के मौसम में एनजीटी के निर्देश के अनुसार खनन पर रोक रहेगी। दरअसल अवैध बालू खनन को लेकर के मंडलयुक्त कुमार रवि ने कहा है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों को एनजीटी के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आयुक्त ने अवैध खनन, बालू ओवरलोडिंग एवं वाहनों के अवैध परिचालन पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया है। हालांकि सरकार की ओर से बालू की किल्लत न हो, इसके लिए भी उचित व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि बालू खनन पर यह रोक अस्थायी होगी, जब साल के आखिरी में रोक हट जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम, गर्मी और फिर लू का सितम जारी है। जी हाँ, हालात ये हो गई है कि अब लू लोगों की जान लेने लगी है। पूरे बिहार में 24 घंटे के भीतर 11 लोगों की जान गई है इस लू लगने की वजह से। जहां आप सोच सकते हैं कि बिहार में किस कदर भयंकर गर्मी पड़ रही है। जहां गर्मी में लू लगने की वजह से 11 लोगों की जान गई है। जहां इन 11 लोगों में सबसे अधिक लोग भोजपुर के हैं। वही लू लगने से बीमार हुए बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जिन 11 लोगों की जान गई है उनमें भोजपुर में 6, रोहतास में 2, नालंदा में 1, जमुई और गया में 1, जबकि 4 लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। जब भोजपुर में जान जाने वालों में 4 बुजुर्ग जबकि 2 युवक शामिल है। डॉक्टरों ने जान जाने का कारण लू लगना बताया है। वहीं सासाराम में 2 सैप जवानों की जान लू लगने की वजह से गई है। दोनों जवानों को कचहरी गेट पर तैनात किए हुए थे। मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव को लेकर के लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक बिहार में बढ़ते तापमान से कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। दक्षिण बिहार के जिलों में अगले 3 दिनों तक भीषण लू चलने की संभावना है और 18 जून से तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है और कहा कि ये बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें। दोस्तों बात करते हैं कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट विस्तार हुआ। सहरसा जिले के सोनबरसा से जदयू विधायक रत्न सदा नीतीश सरकार में मंत्री बने हैं। जब मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रत्न सदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जम करके हमला बोला है। रत्न सदा ने नीतीश कुमार का गुणगान करते हुए कहा है कि देश में पीएम मोदी अगर किसी से डरते हैं तो फिर उसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं। नीतीश विपक्ष को एकजुट करते हैं। जदयू विधायक और मंत्री पद की शपथ लेने वाले रत्न सदा ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार बिहार की मदद नहीं कर रही है, बिहार के हक का पैसा रोक करके रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके विभाग के जो भी अधूरे काम हैं वह सबसे पहले उनको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि गरीबों का काम पहले होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, काम करने में विश्वास रखते हैं, काम करके जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। वहीं मंत्री रत्न सदा ने जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को विधायक से लेकर के सीएम तक बनाया। जब नीतीश कुमार के कारण ही जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री बने। उन्होंने ये भी कहा है कि कर्म के आधार पर मुझे लोग जानते हैं। मांझी के बेटे होने के कारण संतोष मांझी को लोग जानते हैं। मेरे पीछे नीतीश कुमार है।
दोस्तों बात करते हैं कि हिंदू धर्म सेना ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। धर्म सेना ने कहा है कि जो भी लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसे 11,000 रुपये मेरे तरफ से इनाम दिया जाएगा। जो भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो आपको बता दूं कि हिंदू धर्म सेना मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से कराने की वकालत की है। सेना के प्रदेश संयोजक योगेश अग्रवाल का तर्क है कि मुस्लिम युवक लव जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों को फंसा करके उनसे शादी रचा रहे हैं, इसलिए हिंदू समाज के लड़कों को शादी के लिए लड़कियों की कमी हो रही है। इसलिए हिंदू लड़कों की शादी में लड़कियों की कमी को वे मुस्लिम लड़कियों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू धर्म सेना का वादा है कि जो भी लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसे हिंदू धर्म सेना कानूनी और फिर सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध कराएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की है, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि ये नफरत फैलाने और समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। अब उन्हीं की पार्टी के विधायक रीतलाल यादव ने गुरुवार यानी 15 जून को ये कहा कि रामचरितमानस को मस्जिद में लिखा गया था। दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। जितने भी लोग मुस्लिम उनकी पार्टी में हैं उनको निकाल देना चाहिए। इतिहास उठा करके देख लीजिए, रामचरितमानस को मस्जिद में लिखा गया था। रामचरितमानस पर आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की टिप्पणी पर जदयू हमलावर हैं। जी हाँ, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी अनर्गल बयान देते हैं। जहाँ ऐसे बयानों से बचना चाहिए, जहाँ इससे जनता में गलत संदेश जाता है। जहाँ वैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, जहाँ ये लोगों का निजी मामला होता है। जहाँ लेकिन इस तरीके का एजेंडा तो फिर बीजेपी का रहता है। धर्म के नाम पर तनाव पैदा करना है, ये बीजेपी का एजेंडा रहता है। इस पूरे मामले पर बीजेपी कहाँ चुप रहने वाली थी। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने रीतलाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि दुनिया का सबसे पुरातन धर्म हिंदू सनातन धर्म है। इनकी संस्कृति को पूरी दुनिया के लोगों ने अपनाया है। उस धर्म के खिलाफ बोलना अज्ञानता का परिचायक है। जो लोग रामचरितमानस पर बयानबाजी कर रहे हैं उनको ज्ञान की आवश्यकता है। जब पहले जानकारी प्राप्त कर ले फिर रामायण की रचना के बारे में बोले। दोस्तों बात करते हैं कि असम के गुवाहाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके गुवाहाटी के साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में महसूस किए गए हैं। फिलहाल अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार किसी के जान माल की हानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अचानक से धरती कांपने लगी, जिसके बाद लोग घरों से निकल करके बाहर आ गए ताकि वे किसी हादसे का शिकार ना हो सके। भूकंप आने के कुछ ही समय बाद अपने घरों में फिर से वापस चले गए, लेकिन लोगों के चेहरे पर भूकंप का डर साफ साफ दिख रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि कल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। जब इस मंत्रिमंडल में रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली। जब मंत्री बनने से पहले रत्नेश सदा फूट फूट करके रोने लगे और नीतीश का नाम लेकर के कहा कि वे मेरे विश्वकर्मा है, मेरे हाथ पैर हैं। यह नीतीश कुमार मेरे हाथ पर है। नीतीश कुमार हमारे लिए विश्वकर्मा का समान है। हमारा आंसू सिर्फ खुशी का आंसू नहीं बल्कि पूरे बिहार के दलित समाज का आंसू है। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और ये जिम्मेदारी दी है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। ये बातें नीतीश कैबिनेट में शामिल होने वाले जदयू विधायक रत्नेश सदा ने शपथ ग्रहण से पहले की है। दरअसल नीतीश कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्री रत्नेश सदा से जब नीतीश कुमार को लेकर के सवाल किया गया तो फिर वे फूट फूट करके रोने लगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप उनका नाम मत लीजिए, वे मेरे हाथ पैर हैं, वो मेरे लिए विश्वकर्मा के समान हैं। उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं सदा तत्पर रहूँगा। मैं सदा हमेशा उसके भरोसे पर खरा उतरूँगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी पूरी तरीके से अलग हो गए हैं। जब पूर्व सीएम के चले जाने से हुई क्षति की भरपाई में नीतीश कुमार नई रणनीति बना रहे हैं। जब पहले उन्होंने मुसहर समाज से आने वाले रत्नेश सदा को संतोष सुमन की जगह मंत्री बना दिया। अब माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार के 2 सदस्य को पार्टी में शामिल कराने में जदयू कामयाब हो गई। दरअसल नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी की जड़ पर प्रहार किया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नीतीश कुमार से अलग होने के बाद सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि मुसहर समाज नीतीश कुमार से दूर हो जाएंगे। इसके लिए नीतीश कुमार एक के बाद एक स्टेप ले रहे हैं। शुक्रवार को माउंटेन मैन के रूप में जाने जाने वाले स्वर्गीय दशरथ मांझी के परिवार के 2 सदस्यों को जदयू में शामिल कराने में नीतीश की पार्टी के नेता कामयाब रहे। इससे पहले रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और दामाद मिथुन मांझी ने जदयू की सदस्यता ली है।
जब दोनों जदयू में शामिल हुए तो फिर पार्टी के बड़े लीडर मौजूद थे। पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह हुआ जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता वरिष्ठ नारायण सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, रत्नेश सदा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा मौजूद थे। सब ने एक साथ भागीरथ मांझी और मिथुन मांझी को जदयू में शामिल होने पर बधाई दी है। दरअसल जीतन राम मांझी मुसहर समाज से स्थापित नेता हैं। जी हाँ, ये समाज नीतीश कुमार की शराबबंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। समय समय पर जीतन राम मांझी इसका संदेश नीतीश कुमार तक पहुंचाते रहते ही थे। मुसहर जाति के बहुत सारे लोग शराबबंदी के कारण जेल गए हैं। नीतीश कुमार को ये डर था कि जीतन राम मांझी इसे हथियार बना करके नीतीश कुमार को डैमेज कर सकते हैं। इसी डैमेज कंट्रोल के लिए माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम का जदयू ने सहारा लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में उस समय पुलिस विभाग में खलबली मच गई जब सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार टहल रहे थे। उसी दरमियान दो बाइक सवार युवक सीएम नीतीश कुमार के सुरक्षा को भेद करके उनके पास तक घुस गए। हालांकि सीएम जल्द ही फुटपाथ पर चढ़ गए और अपनी जान बचा ली और बाइक सवार दोनों जाकर के डिवाइडर से टकरा करके दोनों जमीन पर गिर गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। जब दोनों बाइक सवारों से पूछताछ की गई तो फिर दोनों चैन स्नैचर निकले। जहाँ इन्हीं दोनों लड़के ने सुबह पटना के श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र से एक महिला की चैन बीच रोड पर छीन ली थी और फरार हो गए थे। जहाँ उसी चैन को छीन करके भाग रहे चैन स्नेचर सीएम सुरक्षा को के घेरे में आ गए, जहाँ उन्हें पता नहीं था कि वे कहां जा रहे हैं। आपको बता दूं कि राजधानी पटना में इन दिनों चैन स्नैचिंग और फिर मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ गई है। जहाँ उसी कड़ी में राजधानी पटना के श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र में फल खरीद रही महिला से बोरिंग रोड चौराहे पर चैन छीन करके दो युवक बाइक से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये दोनों मसूरी के रहने वाले हैं। जब उसी दरमियान एक लड़का छीना हुआ चैन लेकर के फरार हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गुरुवार को एक सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने ही मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगे। मामला बिहार के वैशाली जिला से जुड़ा हुआ है। दरअसल गुरुवार को जिले के बिदुपुर के चेचर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे थे। जहां इस दौरान उनके सामने ही भीड़ ने मोदी मोदी का नारा लगा दिया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने बाबा बागेश्वर की जय और फिर जय श्री राम का नारा भी लगाया। उद्घाटन करने पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने काफिले के सामने ही मोदी जिंदाबाद का नारा लगाया। वीडियो में भीड़ के बीच से बाबा बागेश्वर की जय का नारा लगाने की भी आवाज आई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के उस बयान का जवाब दिया है जिससे उन्होंने लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की बात कही थी। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव करा सकते हैं। इसके पीछे सुशील कुमार मोदी ने तर्क दिया है कि सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी को सत्ता सौंपने का दबाव बढ़ चुका है। गठबंधन के मित्र साथ छोड़ रहे हैं। नीतीश से अब बिहार संभल नहीं रहा है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। गठबंधन के मित्र एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं, इसीलिए वे बिहार में समय से एक साल पहले 2024 में विधानसभा चुनाव कराने का अंतिम दांव खेलना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बाल मजदूरी के लिए बिहार से पंजाब ले जा रहे 11 नाबालिगों को पुलिस ने तस्करों से छुड़ाया है। जहाँ एक सप्ताह के भीतर बचाव अभियान के तहत लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन से 12 से 17 साल की उम्र के 9 लड़कों को बचाया गया है। इसमें कुछ बचाए गए बच्चों को काम की तलाश में लुधियाना यानी कि पंजाब और बाकी को छपरा ले जाया जा रहा था। गुरुवार को चलाए गए बचाव अभियान का नेतृत्व बचपन बचाओ आंदोलन, मानव तस्करी रोधी इकाई और फिर रेलवे सुरक्षा बल के बचाव कर्मी की एक संयुक्त टीम ने किया है। यह टीम ने बच्चों के समूह को रोका जिसके साथ 4 वयस्क जा रहे थे। एक सप्ताह पहले ही इसी रेलवे स्टेशन से 11 लड़कों को बचाया गया था। तब बचाए गए नाबालिग वर्तमान में घर लौटने के लिए CWC के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दोनों बचाव अभियान में नाबालिग कटिहार और फिर अमृतसर के बीच चलने वाली अम्रपाली एक्सप्रेस में पाए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून की शुरुआत के बाद ही बारिश नहीं होने से पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां समस्तीपुर और आसपास के जिलों में लू की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान समस्तीपुर का अधिकतम तापमान
40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि मौसम को लेकर के मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया है कि मानसून के प्रवेश के बावजूद भी मानसून के सक्रिय नहीं रहने पर यह स्थिति बनी हुई है। अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना लगभग नहीं के बराबर है, जिससे लू की स्थिति बनी रहेगी। तापमान फिर से 40 डिग्री को पार कर सकता है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान करीब 7 किलोमीटर की रफ्तार से चली पछुआ हवा सुबह 87% रही है, जबकि दोपहर में सापेक्षिक आर्द्रता 42% दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि बहुत से स्थानों पर हल्के से मध्यम बादल छा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग बारिश के साथ उमस भरी गर्मी हो सकती है। वहीं लू के थपेड़े से लोग बीमार होकर के लगातार सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के समय से पहले चुनाव करवाए जाने के बयानों को लेकर के जमकर के हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार भविष्यवक्ता न हो गए हैं। हर कोई रात में सोते वक्त सपना देखता है, वहीं पर नीतीश बाबू दिन में ही सपना देखते हैं। नीतीश कुमार व्याकुल भारत हो गए हैं। नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री के लिए रात तो दूर, अब दिन में भी सपना आने लगा है। ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि 2024 में प्रधानमंत्री के लिए कोई भी पद खाली नहीं है। देश की जनता और फिर बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार भी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही कुर्सी पर बैठेंगे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से सामान्य नागरिक संहिता को लाने की चल रही तैयारी पर उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता को लेकर के लॉ कमीशन द्वारा सुझाव मांगा गया है। ये स्वागत योग्य कदम है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार पुलिस में 21,391 कांस्टेबल पदों पर 20 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि CSBC ने इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है, जहां आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के नोटिस को पढ़ सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून 2023 से शुरू होगी और 20 जुलाई 2023 तक चलेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस अवधि के बीच में ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 25 साल है। आयु में छूट की जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। जी हाँ, इसमें योग्यता के बारे में बात किया जाए तो अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास कर लिया है तो फिर आप इन पदों पर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता यानी कि UCC पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थानों के सदस्यों समेत विभिन्न हितधारकों के विचार मांगे हैं। इसी बीच UCC को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कांग्रेस ने गुरुवार यानी 15 जून को कहा है कि मोदी सरकार इसके माध्यम से विफलताओं से ध्यान भटकाना और फिर ध्रुवीकरण के अपने एजेंडे को संवैधानिक रूप देना चाहती है। वहीं बिहार के CM नीतीश कुमार की JDU ने कहा कि UCC को लेकर के सभी को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। जहाँ कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि विधि आयोग को अपनी विरासत का ध्यान रखना चाहिए और ये भी याद रखना चाहिए कि देश के हित भाजपा की सियासी महत्वाकांक्षाओं से अलग होते हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि ये बात अजीबोगरीब है कि विधि आयोग नए सिरे से सलाह दे रहे हैं, जबकि उसने अपनी विज्ञप्ति में खुद कबूल किया है कि उससे पहले के विधि आयोग ने इस विषय पर अगस्त 2018 में परामर्श पत्र प्रकाशित किया था, जहां उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि इसका कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया है कि इस विषय पर अब विचार क्यों चल रहा है। विधि आयोग ने इस विषय की विस्तार से और फिर समग्र समीक्षा करने के बाद ये कहा था कि फिलहाल UCC की आवश्यकता नहीं है। वहीं जदयू प्रवक्ता KC त्यागी ने कहा है कि UCC पर सभी हितधारकों, समुदायों और फिर विभिन्न धर्म के सदस्यों के लोगों को भरोसे में लेकर के बात करने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2017 में विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष BS चौहान को लिखे लेटर का हवाला देते हुए कहा कि UCC को लोगों के कल्याण के लिए सुधार के उपायों के तौर पर देखा जाना चाहिए। त्यागी ने आगे कहा है कि UCC को अल्पसंख्यकों से बात किए बगैर लागू करना संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों से बात करने के लिए भी कहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो फिर आपको बता दें कि सरकार यानी कि बिहार सरकार बिहार के किसानों को मछली पालन के लिए बम्पर सब्सिडी देती है। इस सब्सिडी का लाभ प्राप्त करके बिहार के किसान मछली पालन कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे अभी इसके बारे में। खबर के अनुसार सरकार राज्य के यानी कि बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए मछली पालन पर जोर दे रही है, ताकि मछली पालन से राज्य के यानी कि बिहार के किसान अच्छी कमाई कर सके, साथ ही साथ इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। आपको बता दें कि बिहार सरकार के जलाशय मत्स्य की विकास योजना के अंतर्गत मछली पालन के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 70% की सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर में यूनिट की लागत 60,000 रुपये तय की गई है। वहीं मछली पालन के लिए जलाशय का 3 लाख रुपए प्रति करेज और फिर जलाशय का 10,50,000 रुपये प्रति पेन तय है। दोस्तों बात करते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भरोसा नहीं था। उनका आकलन ये था कि अगर वे साथ रहते तो फिर भाजपा को सूचना पहुंचाते रहते। विपक्षी एकजुटता को लेकर के पटना में होने वाली बैठक का संदर्भ लेते हुए उन्होंने कहा कि वे उस बैठक में शामिल होना चाहते थे, पर अगर ये लोग साथ रहते तो फिर बैठक में जो कुछ भी बातें होती उसके बारे में भाजपा को पूरी खबर हो जाती। सभी दल अपनी अपनी बातें करते और फिर वे बाहर आ जाती। राजभवन में रत्नेश सदा के मंत्री पद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होकर लौटने के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बातें कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने जीतन राम मांझी से कहा था कि वे अपनी पार्टी का जदयू में विलय कर ले, अगर ये संभव नहीं तो फिर अलग हो जाएं। ये बात सभी को मालूम है कि जीतन राम मांझी भाजपा के लोगों से मिल रहे थे, हमारे यहाँ भी वे आकर के मिल रहे थे और सारी बातें कहते थे। इसकी जानकारी मुझे भी थी। एक बार जब वो हमसे मिलने आए तो फिर हमने उनसे कहा कि आपको हमने जितना सम्मान दिया है उतना कोई और नहीं दे सकता है। हमने उनसे साफ कहा है कि अगर हमारे साथ रहना है तो फिर हमारी पार्टी का जदयू में विलय कर लीजिए और नहीं तो फिर अलग हो जाइए। उन्होंने विलय की बात स्वीकार नहीं की और अलग हो गए। हम लोगों ने तो अपने कोटे से उनको मंत्री पद दिया था। रत्नेश सदा को मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने कहा है कि इन्हें हम बहुत पहले से ही जानते हैं, तीसरी बार चुनाव जीत करके आए हैं। इसके बारे में पार्टी के अन्य नेताओं से बात की और फिर इन्हें भी बुलाया। इसके बाद इनके मंत्री पद पर शपथ ग्रहण के बारे में राज्यपाल से बात की गई। यह समय से पहले लोकसभा चुनाव कराए जाने के बारे में जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वे चाहे तो समय से पहले चुनाव करा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनके वादे की एक बार फिर से याद दिलाई है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले तेजस्वी यादव की कलम टूट गई है या फिर उनके कलम की स्याही सूख गई है, जो वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जब पहली कैबिनेट में एक सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी देने की बात करना बताता है कि तेजस्वी कितने बड़े अज्ञानी हैं। दरअसल जन स्वराज यात्रा के तहत पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे प्रशांत किशोर केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ साथ लालू, नीतीश और तेजस्वी पर भी लगातार हमला बोल रहे हैं। इस बार उनके निशाने पर तेजस्वी यादव रहे। प्रशांत किशोर 10 लाख नौकरी देने के वादे को लेकर के तेजस्वी यादव को घेरा है। उन्होंने कहा है कि अगर तेजस्वी 10 लाख नौकरी देने का दावा करते हैं तो फिर कैबिनेट में साइन करके कैसे दे देंगे। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में उनके बाबूजी का कोई भी राजतंत्र थोड़ी ही है जो कैबिनेट की पहली बैठक में एक साइन से 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। नौकरी देने के लिए सरकार की व्यवस्था होती है, पदों के सृजन के बाद बहाली होती है, लेकिन तेजस्वी ने राज्य में घूम घूम करके दावा किया है कि पहले कैबिनेट में एक साइन से 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। कैबिनेट की कई बैठक बीत गई लेकिन 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली है। ऐसे में तेजस्वी को बताना चाहिए कि उनके कलम की स्याही सूख गई है या फिर कलम ही टूट गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आरजेडी नेता अपहरण कांड और फिर सीईओ कर्मचारी की पिटाई मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह फरार चल रहे हैं। राजद नेता अपहरण कांड में कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद राजू सिंह पुलिस गिरफ्त में नहीं आ सके थे। इस कारण अब पुलिस ने विधायक के वारंट को वापस करके इस्तेहार की अर्जी कोर्ट में दी थी। जब कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने विधायक के घर इस्तेहार चस्पा कर दिया है। इसका नेतृत्व सरैया एसडीपीओ कुमार कुंदन ने किया है। इससे कहा जा सकता है कि बीजेपी विधायक राजू सिंह के लिए अब और भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। जानकारी के मुताबिक राजद नेता तुलसी राय का अपहरण कांड और फिर सीईओ कर्मचारी की पिटाई और गाली गलौज का मामला जिले के पारू थाने में दर्ज किया है। हालांकि अब तक विधायक की ओर से भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम और एसएसपी से मिलकर के निष्पक्ष जांच की मांग की थी। साथ ही निष्पक्ष जांच न करने पर सड़क पर आंदोलन करने की बात भी कही थी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रामचरितमानस को लेकर के एक बार फिर से विवाद तेज हो गया है। राजद विधायक रीतलाल यादव ने ये कहकर के विवाद को जन्म दे दिया है कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई थी। ये बयान सामने आने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों के साथ ही बीजेपी भी विधायक पर हमलावर हैं। गौरतलब है कि विधायक रीतलाल यादव ने रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई थी। इस बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर में अखंड भारत पुरोहित सभा ने विधायक की सद्बुद्धि के लिए हवन किया है। इसमें बीजेपी के सांसद अजय निषाद भी शामिल हुए। जहां उधर पुरोहितों और फिर हिंदू संगठनों में विधायक के बयान से काफ़ी आक्रोश है। यह सांसद अजय निषाद ने कहा है कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। जब उस वक्त किसी और धर्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। मानस के बारे में ऐसे बयान देने वाले अनपढ़ है। इससे पहले फरवरी में बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे साफ करने की ज़रूरत है। अभी तो कुछ दोहे पर सवाल उठाया गया है। अभी दर्जनों दोहे हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। मैं रामचरितमानस पर बोलता रहूँगा, मैं चुप होने वाला नहीं हूँ। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने एक समारोह को संबोधित करते हुए रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला और समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया था। जब उनके इस बयान को लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था। बीजेपी ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा था। विवाद बढ़ने के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया था। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार की राजनीति में उथल पुथल का दौर जारी है और जून में सियासी का पारा तब और हाई हो गया जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे भी ये आरोप लगाकर कि नीतीश कुमार पार्टी का जदयू में विलय करने का दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद अब महागठबंधन से मांझी अलग हो गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि मांझी का नया ठिकाना कहाँ होगा। जब वैसे चर्चा इस बात की है कि जल्द ही जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा होंगे, लेकिन अभी तक मांझी ने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे से पहले जीतन राम मांझी एनडीए पर फैसला ले लेंगे। दरअसल 24 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत झंझारपुर लोकसभा के क्षेत्र झंझारपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन करने बिहार आएंगे। जब वहीं इससे पहले 19 जून को हिंदुस्तानी मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और फिर पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जनप्रतिनिधि आएंगे जाएंगे, लेकिन बढ़ती हुई आबादी चुनौती है। भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो फिर जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। शुक्रवार को गिरिराज सिंह ने कहा है कि इसके लिए एजेंडा बनाएं जब सभी जनप्रतिनिधि एक साथ बैठ करके विमर्श करें कि विकास कैसे होगा। राजनीति से परे हट करके जिला और फिर गाँव के विकास का एजेंडा बनाएं। पंचायती समिति के पैसे से पंचायत को काम करने दिया जाए। इसके लिए पंचायत राज मंत्रालय सभी मुख्यालय को पत्र लिखेगा। राज्य को स्वायत्तता चाहिए तो फिर पंचायत को भी स्वायत्तता चाहिए। जिला के विकास के लिए जिला में बैठ कर की योजना बनानी होगी। पूरे देश के सभी जिला में साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद जब्त की गई शराब की एक बड़ी खेप निपटाने का आरोप चूहों पर लगा था। राज्य के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बांधों को तोड़ने के लिए चूहों को पहले ही जिम्मेदार बताया था। जब तब इस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर ललन सिंह में जम करके ठनी थी। अब ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख हैं और फिर सरकार भी जदयू की है। ऐसे में सरकारी अधिकारियों ने सीवान में अचानक गंडक नहर का बांध टूटने का इल्जाम चूहों पर मढ़ दिया है। दरअसल गंडक नदी का बांध टूटने से पानी गांव में घुस आया है और वहां अफरा तफरी का माहौल है। जब पानी के धार से मिट्टी का तेज गति से कटाव हो रहा है, जिसको लेकर के बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा मिट्टी भराव और फिर राहत कार्य किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राज्य सरकार किसानों के लिए जल जीवन हरियाली स्कीम चलाती है, जिसके तहत खेत में तालाब का निर्माण कराने पर 75,000 रुपये का अनुदान मिलता है। इसके उद्देश्य जल संरक्षण के साथ साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। दरअसल हर साल पानी का स्तर नीचे जा रहा है और फिर कई जगह खेत पानी की कमी के कारण खराब हो जाते हैं। जहाँ उस स्थान पर इस योजना से काफ़ी लाभ मिलेगा। जहाँ इसके अलावा विद्युत की खपत कम करने में, यानी कि बिजली की खपत कम करने में भी ये योजना मददगार साबित होगी। आपको बता दूं कि 1 एकड़ खेत को 1 इकाई माना गया है। इसके लिए पात्रता के बारे में अगर बात किया जाए तो वो पात्रता के बारे में बात करेंगे तो किसान बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास 1 एकड़ की भूमि हो, यानी कि ज़मीन हो। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक डिटेल्स, खेत के कागजात, निवास
प्रमाण पत्र। अब इसमें आवेदन करने के तरीका के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले कृषि विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर आपको जाना होगा। यहाँ पर जाकर के यहाँ जल जीवन हरियाली योजना पर आपको क्लिक करना होगा। जब अब किसान समूह या फिर स्वयं किसान की विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको अपना नाम, पता समेत अन्य डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किसान अब एरोपोनिक तकनीक से आलू की खेती करेंगे, जिससे आलू का उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। खास बात यह है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को एरोपोनिक तकनीक से आलू उत्पादन में सफलता मिली है, जब वह पिछले काफ़ी समय से एरोपोनिक तकनीक के ऊपर प्रशिक्षण कर रहा था, जो सफल रहा। अब विश्वविद्यालय एरोपोनिक तकनीक से आलू के बीज तैयार किया जा रहा है। जल्द ही आलू के नए बीज खेती करने के लिए किसानों को दिए जाएंगे। जब बीज तैयार करने के बाद किसान खेती करेंगे और इस खेती में मिट्टी नहीं होगी, यानी कि खेती हवा में की जाएगी। जहाँ आलू हवा में उगेंगे, खेतों में नहीं उगेंगे, यानी कि ज़मीन में आलू नहीं उगेंगे, हवा में उगेंगे, आलू लटके हुए रहेंगे। अच्छा, आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक एरोपोनिक खेती की एक उन्नत और फिर वैज्ञानिक तकनीक है। इस तकनीक से खेती करने के लिए मिट्टी और वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, हवा में ही पौधे उगाए जाते हैं। पौधों की जड़ें हवा में लटकती रहती है, जिसके माध्यम से उसे पोषक तत्व दिए जाते हैं। इस विधि से खेती करने पर आलू का उत्पादन पहले के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाता है। रिसर्च टीम के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर कुमार का कहना है कि एरोपोनिक तकनीक से फार्मिंग करने पर, यानी कि खेती किसानी करने पर किसानों को इनकम पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ साथ ही आलू की पैदावार भी कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में एरोपोनिक तकनीक को लेकर के सरकार से मंजूरी मिल गई है, वहीं इस विधि से खेती करने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को चला करके किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। जब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के निशाना साधा है और कहा है कि कछुए की सवारी समुद्र में है। और भी विपक्षी एकता पर असदुद्दीन ओवैसी ने बात की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बनेगी। इस बैठक को लेकर के अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी हमला बोल दिया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि विपक्षी एकता में मामला यह है कि इसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब उनके साथ चलने वाले को उन पर कितना विश्वास होगा। ये तो कछुए की सवारी समुद्र में है, कब तैरे कब डूब जाए कोई ठिकाना नहीं। दोस्तों AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार सरकार पर जम करके निशाना साधा है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार नीतीश कुमार पर जम करके निशाना साधा है और कहा है कि यहाँ पर कछुए समुद्र में चल रहे हैं, कब तैरे कब डूब जाए कोई पता नहीं। इसके साथ ही अख्तरुल ईमान ने विपक्षी एकता पर भी कई सवाल उठा दिया है। अख्तरुल ईमान ने क्या कहा है हम आपको भी विस्तार से बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अख्तरुल ईमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना क्यों साध रहे हैं, तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को पटना में विपक्ष की एकता की बैठक होने जा रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बनेगी। इस बैठक को लेकर के अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह अमोड़ विधायक अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दे दिया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि विपक्षी एकता में मामला यह है कि इसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब उनके साथ चलने वाले को उन पर कितना विश्वास होगा। ये तो फिर कछुए की सवारी समुद्र में है, कब तैरे कब डूब जाए कोई ठिकाना नहीं होगा। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि नीतीश कुमार कब रहे, किनके साथ, किनसे उनकी मनोकामना की पूर्ति होगी, ये तो फिर वही बताएंगे। उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये कहे हुए उनको 15 महीने भी नहीं हुआ था और फिर बीजेपी में चले गए। साथ ही अख्तरुल ईमान ने AIMIM को विपक्षी एकता की होने वाली बैठक में नहीं बुलाए जाने पर जदयू और RJD पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम बड़ी जाति के होते तो फिर हम भी उस बैठक में रहते। इन लोगों को सिर्फ मुसलमानों का वोट प्यारा है, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए। ये लोग हमेशा अपने आप को समाजवादी कहते हैं, लेकिन ये लोग समाजवादी है या फिर अवसरवादी ये देखा जाए। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग बीजेपी और RSS की गोद में बैठ करके पले बड़े हैं, जिन्होंने बीजेपी और RSS को बिहार का गाँव-गाँव गली-गली घुमाया है, वे बीजेपी का विरोधी हो गया है। वहीं पर AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह अमोड़ विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि दरभंगा में बनने वाला एम्स
अधड़ में लटक चुका है। केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने समय पर भूमि उपलब्ध नहीं कराई है और जो भूमि दी गई है उसे केंद्र स्वास्थ्य विभाग ने अनुकूल नहीं माना है। उन्होंने केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार दोनों पर हमला करते हुए कहा कि ये अपने क्रेडिट के चक्कर में सीमांचल के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारत के केंद्र सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए बड़ा फैसला लेना शुरू कर दिया है। महंगाई दर को निरंतर कम करने के लिए आरबीआई भी अब कई तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने रिफाइंड सोया ऑयल और फिर रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को घटाने का फैसला किया है। जब रिफाइंड सोया ऑयल पर 17.5% और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर 12.5% की ड्यूटी घटाया है। ये फैसला आज से लागू हो चुका है। भारत में हर साल लगभग 24 मीट्रिक टन खाद्य तेल की खपत होती है, जिसमें से तकरीबन 14 मीट्रिक टन तेल आयात किया जाता है। सरकार के फैसले के बाद कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सनफ्लावर ऑयल और कच्चे सोया ऑयल के आयात में अब 5% तक की ड्यूटी लगेगी। इस पर अब टोटल 5.5% तक का टैक्स लगाया जाएगा, जबकि रिफाइंड खाद्य तेल पर 13.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। इस पर 10% का सेस लगेगा। सरकार ने यह फैसला खाद्य तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए लिया है। आपको बता दें कि नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान पाम ऑयल से बने उत्पाद में अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहाँ पिछले साल पाम ऑयल के प्रोडक्ट 32 लाख मीट्रिक टन आयात हुए थे, जो इस साल बढ़कर के 59 लाख मीट्रिक टन हो गया है। पाम ऑयल के आयात में 61% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बाकी तेलों के आयात केवल 41% तक रह गई है। दोस्तों अगर आपके घर में भी कोई नया सदस्य है और उस सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, तो फिर आप बेहद ही आसानी से नए सदस्य के नाम को राशन कार्ड में जुड़वा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। आपको बता दें कि आपके राशन कार्ड में नया नाम तभी जोड़ा जाता है जब बच्चा पैदा होता है घर में, या फिर घर में अगर नवविवाहिता प्रवेश करती है। आप नए नाम को ऑनलाइन भी जोड़ सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी आप जोड़ सकते हैं। दोनों तरीके से आप जोड़ सकते हैं, दोनों माध्यम से दोनों तरीका है नाम जोड़ने के लिए। नाम जोड़ने के लिए कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत होगी, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आदि। आपको राशन कार्ड में ऑनलाइन के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रदेश के फूड डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ से आपको फॉर्म नंबर 3 डाउनलोड करना होगा। आप अब इस फॉर्म यानी कि फॉर्म नंबर 3 में राशन कार्ड की पूरी जानकारी को सही डालना होगा। इस फॉर्म में आपको जिसका नाम जोड़ना है उसकी सारी जानकारी डालना होगा। इसके साथ ही आपको मुखिया की भी जानकारी डालनी है। इसमें फॉर्म भरने के साथ ही आपको इसमें साइन करना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म को फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपने फॉर्म में जो भी जानकारी भरी है उस जानकारी को वेरीफाई की जाएगी। इसके बाद राशन कार्ड में नया नाम जोड़ दिया जाएगा। आप राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने शहर की नगर पालिका या फिर एमसीडी ऑफिस जाना होगा। आपको ये फॉर्म को पूरा सही भरना होगा। जब आप फॉर्म को पूरी तरीके से भर लेते हैं तो इसके बाद आपको सारी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा। इसके बाद आपके राशन कार्ड में एक नया नाम जुड़ जाएगा। आप आसानी से अपना नाम जुड़ सकते हैं इस स्टेप को फॉलो करते हुए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।